कमज़ोर आंखों को चश्मा मिले तो बेहतर देखने लगती हैं, और अगर ना मिले तो वो तंग हो जाती हैं। यही फ़र्क है एक तंग ज़िंदगी और एक आसान ज़िंदगी में। तंग ज़िंदगी अक्सर अपने आप में उलझ कर रह जाती है, मगर आसान ज़िंदगी क्षमताओं से भरपूर हो जाती है। इसलिए एक राष्ट्र की कोशिश होती है कि वो अपने नागरिकों को ऐसी बुनियादी सुविधाएं दें जो उनके जीवन को आसान बना सके। मेरा नाम विनय निगम है। मैं एक भारतीय हूँ, फ़िलहाल स्वीडन में कार्यरत हूँ। इसलिए मैं यहाँ मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं को करीब से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ और आप तक साझा कर पा रहा हूँ। आइए एक तेज़ रफ्तार से स्वीडन की बुनियादी सुविधाओं को जानते हैं। इन्हें अपन 4 भागों में देखेंगे। पहला, सोशल वेलफेयर। ये बहुत ही अहम है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के जीवन काल में, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के जीवन काल में उसे आर्थिक मदद दी जाती है। जहाँ उसे ज़रूरत पड़ती है उसे वहाँ आर्थिक मदद दी जाती है, और साथ ही साथ उसकी एजुकेशनल और मेडिकल ज़रूरतों को भी पूरा किया जाता है। इसीलिए ये सोशल वेलफेयर बहुत ही अहम। दूसरे भाग की सुविधा है बिजली, पानी, हवा, आकाशीय दर्शन और इंटरनेट। स्वीडन में बिजली 24 घंटा सातों दिन आती है। किसी तकनीकी खराबी के कारण अगर बिजली ना आए तो वो खबर बनती है, ना कि आम बात। इसी तरह पानी भी 24 घंटे आता है। इसकी कुछ खास बातें होती हैं। चूँकि स्वीडन में बर्फ़ गिरती है, इसीलिए यहाँ गर्म पानी और ठंडे पानी दोनों की व्यवस्था होती है। नल के एक तरफ घुमाएं तो ठंडा पानी, दूसरी तरफ घुमाएं तो गर्म पानी। इस पानी की व्यवस्था के लिए व्यक्ति को सुबह 5-6 बजे उठकर नली मोटर लेकर भाग दौड़ नहीं करनी होती। पानी घर की चौखट की जगह घर के नल तक आता है। यहाँ तक कि बाथरूम के वॉश बेसिन के नल में भी इतना स्वच्छ पानी आता है कि व्यक्ति उसे पी सकता है। चाहे तो फिर किचन के नल से भी पी सकता है। साल के अधिकतर दिनों में खिड़कियाँ खोलना बहुत मुश्किल होती है क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है। इसलिए घर में एयर वेंट्स होते हैं जो घर का एयर सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ रेडिएटर्स होते हैं जिनका काम होता है घर के भीतर 20 से 22 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रखना। फिर भले ही चाहे बाहर -10, -20 का टेम्परेचर हो, पर घर के भीतर 20 से 22 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगला है आकाशीय दर्शन। घर का आर्किटेक्चर और सिटी प्लानिंग इस तरह की जाती है ताकि आकाश से आने वाली रोशनी, यानी कि सूरज की रोशनी और चंद्रमा की रोशनी, सीधा घर के भीतर आ सके। यूँ कहें तो खिड़की में खड़े होकर व्यक्ति सीधा आसमान देख सके बिना किसी हाई राइज बिल्डिंग की रुकावट के। और एक बात, एक छोटे से घर में बहुत सारे लोग रहने लगे और उन्हें जगह की कमी ना हो जाए, इसलिए सरकार प्रति व्यक्ति कुछ वर्ग मीटर तय करती है जिसके अनुसार ही लोग अपना घर लेते हैं। अगला है इंटरनेट। स्वीडन में हाई स्पीड इंटरनेट बड़ी ही आसानी से और रीजनेबल रेट्स में मिल जाता है और इसका कवरेज भी बहुत अच्छा होता है। तीसरी है रोज़मर्रा के ज़रूरतों का सामान और दवाइयों की खरीद के लिए ऑनलाइन जरिया। इसके तहत आप दूध, दही, फल, सब्जी, जूस और अन्य खाने पीने के सामान अपने घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ये सामान आपके दरवाजे तक आकर दिया जाता है। इसमें सुविधा होती है, अगर आप चाहें तो आपके अलमारी या फ्रिज में भी जमाया जा सकता है, परंतु आपके दरवाजे तक तो आकर दिया जाता है। इसमें एक सुविधा और होती है। इसमें ऐसा होता है कि सामान आज खरीदिए और पेमेंट 14 दिन तक करिए। नॉर्मली जैसे कि कोई आपको 14 दिन के लिए उधार दे रहा है, परंतु कोई सरचार्ज या कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहा। बस सामान आज लीजिए, ऐसे 14 दिन तक दीजिए। इन सब के लिए प्राइवेट कंपनियों का कुछ तंत्र बैठा हुआ है जिससे यह सुविधा आम नागरिक को मिलती है। दवाइयों के लिए भी यही जरिया है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर तक आएगी और आज खरीदिए और पैसे 14 दिन तक दीजिए। कोरोना के समय इस ऑनलाइन सुविधा ने बहुत मदद की। लोग घर बैठे सामान मंगाते रहे और उन्हें बाहर नहीं निकलना पड़ा। बस ऑनलाइन ऑर्डर किया, घर सामान आ गया। कंपनीज़ ने स्लॉट ओपन कर दिए थे जिससे लोगों ने अपनी ज़रूरत अनुसार, समय अनुसार स्लॉट बुक किए और सामान घर बुलवा लिया। चौथा है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर
और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर एक व्यक्ति खुद का वाहन लेकर निकला है तो फिर वो बिना गड्ढे वाली साफ सुथरी सड़कों का मजा ले सकता है। अगर अपनी बोट, स्टीमर या नाव लेकर निकला है तो सुरक्षित और साफ सुथरे वाटरवेज का मजा ले सकता है। परंतु खुद का वाहन लेकर नहीं निकला है तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर समझे तो बस, ट्रेन, मेट्रो, वाटर बस, इनमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उपलब्ध होती है। सफ़र के दौरान ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, बैठने की जगह मिलती है और साथ ही साथ आकर्षक होता है इनकी कनेक्टिविटी और इनकी पंक्चुअलिटी। ये समय पे आते हैं और बहुत सारे एरिया कवर करते हैं। किसी दुर्घटनावश अगर इनमें देरी हो जाए तो कुछ शर्तों के साथ व्यक्ति अपने नुकसान को क्लेम कर सकता है। और ये सब सुविधाएं बनती हैं लोगों की परस्पर जिम्मेदारियों से। जब मैं यहाँ लोग कहता हूँ तो लोग किसी भी रूप में हो सकते हैं। सरकार के रूप में, शासन प्रशासन के रूप में, जनता के रूप में, व्यापारी के रूप में, उपभोक्ता के रूप में, किसी भी रूप में हो सकते हैं। एक की जिम्मेदारी दूसरे के लिए सहूलियत बने, इसी से सुविधाओं का तंत्र खड़ा हो जाता है। जैसे कि अगर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से साफ सुथरे शहर या गांव बनाकर दिए हैं तो जनता भी अपनी जिम्मेदारी से उन्हें साफ सुथरा रखती है। सड़क पर और यहाँ वहाँ कचरा या कूड़ा नहीं फेंकती। अगर पड़ा हुआ दिख भी जाए तो उसे उठाकर कचरे के डब्बे तक डालकर आती है। अगर शासन ने कचरा छांट कर डालने की प्रक्रिया बनाई है तो जनता भी उसी तरह गीला कचरा एक तरफ, प्लास्टिक एक तरफ, कागज एक तरफ, मेटल का कचरा एक तरफ और कांच का कचरा एक तरफ अलग अलग डब्बों में डालकर आती है। और हाँ, यहाँ पर एक अच्छी प्रक्रिया बनाई गई है। जगह जगह कुछ मशीनें लगाई गई हैं जहाँ पर व्यक्ति जाकर रिसाइकल्ड प्लास्टिक की बॉटल्स डाल सकता है और प्रति प्लास्टिक की बोतल उसे कुछ निर्धारित कीमत वापस मिलती है, जो कि पहले ही खरीद के टाइम वसूली जा चुकी होती है। पर यह प्रक्रिया अच्छी है जिससे प्लास्टिक का कचरा सीधा कुछ रिसाइकल्ड मशीनों में पहुंच जाता है। अगर सरकार ने सुरक्षित यात्रा के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए हैं तो जनता भी उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक फॉलो करती है। रोड पर या वाटरवेज पर चलने के लिए जो भी नियम हो जनता उसे फॉलो करती है। और हाँ, सड़कों पर चलते वक्त बेवजह हॉर्न नहीं बजाए जाते। घरों में रात 10 बजे के बाद भी साइलेंट जोन मेंटेन किया जाता है ताकि पड़ोसियों की नींद न खराब हो। अगर सरकार इतनी सब सुविधाएं दे रही हैं तो जनता भी हाई टैक्सेस को स्वीकारती है और उन्हें जमा करती है। अब बस यूं ही एक व्यक्ति के कृत्य दूसरे के लिए सुविधादायक हो जाते हैं, दूसरे के लिए तीसरे के लिए, तीसरे के चौथे के लिए, और करते करते सुविधाओं का एक तंत्र खड़ा हो जाता है। आशा करता हूँ विश्व में सबको सुविधाएं मिलें। धन्यवाद।